वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 2 जून 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल नैनो यूरिया लिक्विड के बारे में है। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि फसलों की नाइट्रोजन की नीड को पूरा करने के लिए उनमें यूरिया का छिड़काव किया जाता है, बिखेरा जाता है खेतों में यूरिया को। लेकिन आज हम जिस यूरिया की बात करने वाले हैं वो कमाल का है। इसे आप नैनो यूरिया या फिर नैनो यूरिया लिक्विड कह सकते हैं। अब ये क्यों कमाल का है, इसे आप इसके डिस्क्रिप्शन के बाद डेफिनेटली समझ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेक्स्ट ये है कि इफ्को ने, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम पूरी दुनिया में नैनो यूरिया लिक्विड को इंट्रोड्यूस किया है। आने वाले समय में इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में हो सकेगा। यह है क्या? ये प्लांट्स की नाइट्रोजन की नीड को पूरा करता है और इस लिहाज से ये कन्वेंशनल यूरिया का एक अल्टरनेटिव है जो आप बोरियों में खरीद के लेकर आते हैं। ये कन्वेंशनल यूरिया को रिप्लेस करेगा और इसके बाद जो कन्वेंशनल यूरिया की रिक्वायरमेंट है या उसकी तुलना में जो हमारी अभी रिक्वायरमेंट है वो 50% तक कम हो जाएगी। 50% तक कम होने का मतलब क्या है? बिकॉज ये जो यूरिया हम इस्तेमाल करने वाले हैं इसकी इफिशियंसी 50% ज्यादा है। कैसे है समझेंगे। देखिए, जब आप एक बैग कन्वेंशनल यूरिया खरीदते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली 50 केजी का होता है ना। उसमें जो नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट आपको मिलेगा वो आपको नैनो यूरिया लिक्विड के 500 मिलीलीटर की बोतल में मिल जाएगा, मतलब काफी कम स्पेस में। फर्दर ये सस्ता भी है। सस्ता इस लिहाज से भी है क्योंकि जब आप ये बोरी खरीदने जाएंगे 50 केजी का तो ये आपको 260 या 270 रुपए का मिलेगा, जबकि ये जो आपको बोतल मिलेगी 500 मिलीलीटर की ये 240 रुपए में मिल जाएगी। तो पहला फायदा तो ये सस्ता है। दूसरा फायदा ये ज्यादा इफेक्टिव है। लाइक जब आप कन्वेंशनल यूरिया का छिड़काव करते हैं खेत में तो पौधे केवल 30 से 40% ही उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट एब्जॉर्ब कर पाते हैं, बाकी वेस्ट हो जाता है। उतना ही नाइट्रोजन प्लांट्स को मिलता है। जबकि अगर आप इस यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो 80% से ज्यादा जो न्यूट्रिएंट है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो मतलब एक तो ये सस्ता है और दूसरा ये दुगना इफेक्टिव है। तो फायदा है कि नहीं है? इसे 11,000 किसानों के खेतों में टेस्ट किया गया है, लगभग 94 क्रॉप्स पे, जिसमें व्हीट और राइस भी शामिल है और अच्छा रिजल्ट हमें मिला है। इससे जो प्लांट की यील्ड है वो 8% तक बढ़ जाएगी। फायदे समझिए, एक तो दुगना इफेक्टिव है, दूसरा सस्ता है और तीसरा जो यील्ड है वो 8% तक बढ़ेगी। अब इसके बाद डेफिनेटली ये फायदे की चीज है। इसे डेवलप किया गया है इंडिजिनियसली नैनो बायोटेक रिसर्च सेंटर के द्वारा, जो कि कालोल गुजरात में है। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि इसी इनिशिएटिव के लाइन को कंप्लीट करते हुए इसे डेवलप किया गया है। देखिए, यूरिया के रिक्वायरमेंट के लिए हम यूजुअली इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं। इसके बाद हम यूरिया का ज्यादा उत्पादन भारत में ही कर पाएंगे। सिग्निफिकेंस यही है कि ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा इफिशियंट है प्लांट्स के लिए भी। फर्दर ये इंडिया के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। एक और पॉजिटिव इंपैक्ट हमें यहां पे देखने को मिलेगा, वो ये है कि अंडरग्राउंड वाटर की क्वालिटी इससे कंपैरेटिवली बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि जो कन्वेंशनल यूरिया है उसका न्यूट्रिएंट केवल 30 से 40% ही पौधे इस्तेमाल कर पाते हैं। बाकी कहां जाता है? वो अंडरग्राउंड वाटर में जाके मिक्स हो जाता है। लेकिन अगर इस यूरिया का 80% प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, मतलब ये कम वेस्ट होगा, पानी में कम मिलेगा, तो कंपैरेटिवली हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा? ग्लोबल वार्मिंग को भी रिड्यूस करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज इसकी प्रोडक्शन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में, लाइक आप एक ट्रक में कितनी बोरियां लेकर जा सकते हैं, लेकिन ये छोटी बॉटल तो ज्यादा कैरी की जा सकती है। तो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर प्रोडक्शन तक के पूरी साइकिल में ये कम हार्मफुल गैसेस को भी रिलीज करेगा। तो कई तरीके से ये फायदेमंद है। देखिए, खाने के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑर्गेनिक फूड मिल जाए उससे अच्छा क्या है, लेकिन अगर फार्मिंग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बेल ऑफ फेथ स्कीम के बारे में है। कुछ समय पहले मैंने एक न्यूज सुनी थी, काफी सैड न्यूज थी। उसमें एक ओल्ड एज्ड कपल, उनकी मौत हो जाती है। वो कई दिनों तक बाहर नहीं आते तो आसपास के लोग दरवाजा खटखटाते हैं, फिर दरवाजा तोड़ते हैं। जब उनकी डेड बॉडीज मिलती हैं तो वो 4 दिन पहले मर चुके होते हैं। उनका चूल्हा देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत दिनों से खाना भी नहीं पकाया था। वो बीमार रहे होंगे, बिस्तर पे इतने असहाय होंगे कि किसी से मदद भी नहीं मांग पाए होंगे। ऐसे केसेस बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स के साथ होते हैं जो अकेले रह रहे होते हैं। जब वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, तो वो किसी से मदद नहीं मांग पाते। इसी समस्या के समाधान के लिए केरला की पुलिस ने 2018 में बेल ऑफ फेथ स्कीम को लॉन्च किया था। इनिशियली उन्होंने इसे अर्बन हाउस होल्ड्स के लिए लॉन्च किया था केरला में। अभी वो इसे गांवों में भी एक्सपेंड कर रहे हैं,
मैं तो कहता हूं कि इस स्कीम को पूरे इंडिया में लॉन्च किया जाना चाहिए। इसमें है क्या? जो सीनियर सिटीजन्स हैं ये उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा जो अकेले घरों में रह रहे हैं। एक प्रकार से केरला की जो कम्युनिटी पुलिसिंग स्कीम है ये इसका हिस्सा है। इसमें करते क्या है कि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो उनके घरों में एक बेल इंस्टॉल कर देते हैं, जहां पर भी उनके लिए प्रॉक्सिमेट हो, लाइक उनके बिस्तर के पास या फिर जहां पर वो उसे आसानी से एक्सेस कर पाएं। अगर कभी उन्हें दिक्कत हुई या वो किसी से मदद मांगना चाहते हैं तो वो उस बेल को बजा सकते हैं। आसपास के लोग अलर्ट हो जाएंगे कि बगल में जो बुजुर्ग हैं उन्हें मदद की आवश्यकता है। वो उनकी मदद खुद भी कर सकते हैं या पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। स्कीम का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ गया होगा। ये एक प्रकार का कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है। एल्डरली लोगों की वेलबींग और सेफ्टी के लिए जो सोसाइटी की ओर से एक जिम्मेदारी भी होती है। ग्रेट सपोर्ट होगा सीनियर सिटीजन्स के लिए। कोविड-19 पैंडेमिक में तो बहुत ही जरूरी रहा ये। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एमबी टैग के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी हाल ही में आईआईटी रोपड़ ने अपने प्रकार का पहला आईओटी डिवाइस डेवलप किया है जिसे नाम दिया गया है एमबी टैग। खास बात यह है कि काफी सस्ता है। प्रोडक्शन कॉस्ट महज 400 रुपए है। ये अपने प्रकार का पहला इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो दो चीजों का इस्तेमाल करती हैं। पहला सेंसर और दूसरा इंटरनेट। इन दोनों का इस्तेमाल करके वो डेटा को शेयर करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। लाइक आपके पास अगर आईओटी इनेबल्ड फैन है, लाइट है, और आपके पास एक ऑडियो डिवाइस है जो इस फैन और लाइट से जुड़ी हुई है, इंटरनेट का कनेक्शन तीनों में है, आप आवाज देंगे और कहेंगे कि फैन और लाइट स्विच ऑफ, तो ये सब स्विच ऑफ हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। इनमें सेंसर्स लगे होते हैं जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कई बार तो आपकी प्रेजेंस मात्र से भी ऐसा हो सकता है। इसे ही कहा जाता है आईओटी। अब ये किस लिए है? ये डिवाइस किस लिए है? देखिए, कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें कोल्ड टेम्परेचर में ट्रांसपोर्ट करना होता है, लाइक वैक्सीन्स, ब्लड, बॉडी ऑर्गन्स, पेरिसेबल प्रोडक्ट्स जैसे कि फूड और डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर जिन कंटेनर्स में इन्हें ले जाया जा रहा है उनका टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन ना किया जाए तो ये खराब हो जाते हैं। कई बार तो ये खराब हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, या फिर ये खराब हो रहे होते हैं, टेम्परेचर इम्बैलेंस हो गया, हमें जानकारी नहीं मिलती, हम उसे कैरी कर रहे हैं। ये एमबी टैग हमारी इसी में मदद कर देगा। उन कंटेनर्स में ये यूएसबी डिवाइस जैसा है, देखिए आप इमेज में भी देख पा रहे हैं इसे, उस कंटेनर में आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद अगर उसके टेम्परेचर में कहीं कोई वेरिएशन आया तो ये अलर्ट दे देगा कि टेम्परेचर नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। इससे हमें जानकारी मिल जाएगी, हम वापस से जाकर तुरंत ही उसके टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। या अगर हम टेम्परेचर को मेंटेन नहीं भी कर पाए तो हमें यह तो पता चल जाएगा ना कि हाँ, टेम्परेचर वेरिएशन आ गया था और ये चीज अब खराब हो चुकी होगी, अब हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये यूएसबी डिवाइस -40 से लेकर +80 डिग्री तक के टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सकता है किसी भी टाइम जोन में। एक बार अगर आप इस डिवाइस को चार्ज कर दें तो ये 90 दिनों तक काम कर सकता है। इसे डेवलप किया गया है अवध एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब के द्वारा, और इसका जो एक स्टार्टअप है स्क्रैच नेस्ट, उन्होंने इस डिवाइस को बनाया है। बढ़िया डिवाइस है ना ये। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये पहला इंडिजीनियस टेम्परेचर डेटा लॉगर है जो कि इंडिया के कोल्ड चेन मैनेजमेंट में बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। फर्दर वैक्सीन्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है, पार्टिकुलरली कोविड-19 वैक्सीन, फर्दर ऑर्गन और ब्लड ट्रांसपोर्टेशन, उसमें भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। अवध की अगर हम बात करें तो एक रिसर्च सेंटर है आईआईटी रोपड़ में। इसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक और सर्व साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा मिलकर सपोर्ट किया जाता है। ये एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं एग्रीकल्चर और वाटर के फील्ड में। बढ़िया काम किया है इन्होंने इस बार। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने अभी हाल ही में हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। क्लस्टर समझते हैं ना, एक ऐसा एरिया जहां पर कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया जाए तो आप उसे क्लस्टर कह सकते हैं। आगे बढ़े उसके पहले हॉर्टिकल्चर का मतलब समझिए। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है आर्ट ऑफ गार्डनिंग या फिर प्रैक्टिस ऑफ गार्डनिंग और कल्टीवेटिंग प्लांट्स एंड ट्रीज। आप प्लांट्स और ट्रीज कैसे लगाते हैं उसकी एक आर्ट होती है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में हम अपने घरों के आसपास गार्डनिंग करते हैं, कई सारी चीजें वहां पे लगाई जा सकती हैं, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेकोरेटिव प्लांट्स या फिर मेडिसिनल प्लांट्स। इसे ही कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। अलग अलग एरियाज में अलग अलग प्लांट्स और ट्रीज या वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लगाए जा सकते हैं। तो अगर हम उनका एक क्लस्टर डेवलप करें तो कमर्शियल यूज किया जा सकता है इसका। ये एक सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम है। इसमें हम हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और इनके जरिए जो प्रोडक्शन होगा हम उस आधार पर खुद को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने की कोशिश करेंगे।
हॉर्टिकल्चर क्लस्टर जो है वो रीजनल या फिर ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा, जहां पे हम कुछ क्रॉप्स को या फिर प्लांट्स को टारगेट करेंगे। कैसे वर्क करेगा फर्दर देखिए, यहां पर हम बात कर रहे थे इस स्कीम के बारे में। लेट मी गो अहेड, दैट इज द नेक्स्ट स्लाइड। कौन नोडल एजेंसी होगी? NHB, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। कैसे ये कवरेज देंगे? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने आइडेंटिफाई किए हैं अभी तो 53 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर, लेकिन अभी हम सारी जगहों पे काम स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले देख तो नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, तो पहले हम 12 में स्टार्ट करेंगे पायलट बेसिस पे। बढ़िया रहा तो आगे बढ़ेंगे और उसके बाद धीमे धीमे बाकी पे हम एक्सपेंड करेंगे खुद को। कैसे इंप्लीमेंट होगा? इंप्लीमेंटेशन के लिए हम क्लस्टर डेवलपमेंट एजेंसी बनाएंगे। बोल देंगे भाई आपकी जिम्मेदारी, अब आप देखो आगे का काम। जो CDAs होंगे उन्हें रेस्पेक्टिव स्टेट या यूटी जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी रिकमेंडेशन पे ही अपॉइंट किया जाएगा। तो समझ में आ गया? यहां पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स इसके समझिए। जो भी मेजर इश्यूज होते हैं हॉर्टिकल्चर के पूरे सेक्टर में, इंक्लूडिंग प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सब कवर करेंगे ये। फर्दर ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन पे फोकस करेंगे, जो बात पहले कर रहे थे। हर जगह हर चीज नहीं होती, लेकिन जहां जो होती है उस पर तो फोकस करेंगे ना। मार्केट लेड डेवलपमेंट की कोशिश करेंगे, वो उगाइए जो बिके। इसके अलावा इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, जो एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा हॉर्टिकल्चर को इंसेंटिवाइज करने के लिए। इससे 10 लाख फार्मर्स को बेनिफिट हो सकता है और ये अट्रैक्ट कर सकता है 10,000 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट को, अगर 53 क्लस्टर्स इंप्लीमेंट कर दिए जाएं तो बढ़िया होगा। वैसे ही हमारा नेक्स्ट आर्टिकल NTD, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी, जहां पे UAE ने एक प्रपोजल रखा। उन्होंने कहा गया कि हम जनवरी 30 को वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे डिक्लेयर कर देते हैं। तो बोले बहुत अच्छी बात है, कर देते हैं, लेकिन इसी दिन को क्यों कर दें? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब यह है कि फॉर द फर्स्ट टाइम 30 जनवरी 2012 को लंदन डिक्लेरेशन साइन किया गया था निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज के ऊपर, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज के ऊपर। तो उसी दिन को चुना गया। 2020 में पहली बार इनफॉर्मल वे में इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था। अब देखिए, ये जो निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज होती हैं, ये ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस हैं जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज करते हैं। जो ट्रॉपिकल रीजन है पूरी दुनिया का, अफ्रीका, एशिया, अमेरिकाज, पार्टिकुलरली लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका, वहां पे जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं वो इसका शिकार होती हैं, जिनके पास साफ पानी नहीं है या ह्यूमन वेस्ट का सेफ डिस्पोजल का मैकेनिज्म नहीं है। इनके साथ दिक्कत है, देखिए ये वैरायटी ऑफ पैथोजन से फैलते हैं, लाइक वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, पैरासाइटिक वॉर्म्स, ये सब तो इसको फैलाते हैं। दिक्कत ये है कि इन्हें निग्लेक्ट किया जाता है, इन पर ज्यादा रिसर्च नहीं होती, इनके ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा प्रयास नहीं किए जाते, जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस, HIV, एड्स या मलेरिया के लिए किए जाते हैं। कुछ NTDs के मैं आपको नाम बताऊं, कुछ के आपने नाम सुने होंगे, कुछ के हो सकता है आपने सुने भी ना हो, जैसे कि स्नेक बाइट, एनवेनोमेशन, स्कैबीज, यॉस, ट्रैकोमा, लेजमेनियासिस, चेगास डिसीज, ये बीमारियां हैं जो NTD में आती हैं। NTD दुनिया में 1 बिलियन से ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है। हालांकि ये प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल डिसीज होती हैं, लेकिन ध्यान कम दिया जाता है, दैट्स द ट्रुथ। WHO ने 2021 से 2030 के लिए 3 स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की बात की है। हमें 3 दिशाओं में बदलाव करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम प्रोसेस और इंपैक्ट दोनों को मेजर करें, हमने क्या किया, क्या फायदा मिला। दूसरा, हमें डिसीज स्पेसिफिक प्लानिंग करनी होगी, इस बीमारी के लिए अब हम फोकस करके उस पर काम कर लें। इसके लिए सभी सेक्टर्स को मिलकर काम करना होगा। तीसरा, हमें एक्सटर्नली ड्रिवन एजेंडास पे काम करना होगा। मतलब यह है कि एक कंट्री को हमने एक डिसीज दे दी, बोला कि आप इस पे वर्क करिए। डिसीज दे दी मतलब ये नहीं कि उसको बीमार कर दिया, ठीक है। डिसीज दे दी का मतलब कि आप देखो इसको, इस पे रिसर्च करो, जो भी मेडिसिन वगैरह हैं डेवलप करो और उसे आप खुद ही फंड करो। मतलब कंट्री ओन्ड और कंट्री फाइनेंस्ड इनिशिएटिव्स हमें लेने होंगे। ये बात हो गई। यहां पे कुछ स्टेटमेंट हैं, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। मन हो तो बता दीजिएगा, नहीं मन होगा तो मैं क्या करूंगा। पहला है वेल ऑफ फेथ स्कीम, केरला की पुलिस ने लॉन्च किया है। ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं जो अकेले रहते हैं उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा। MB टैग, ये मददगार साबित होगा सॉइल्स को आइडेंटिफाई करने में कि वो पार्टिकुलर वेजिटेबल या फ्रूट के लिए सुटेबल है या नहीं। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इसे इंप्लीमेंट कर रहा है। लंदन डिक्लेरेशन निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज पे है। ये सेशन हमारा यहां पे समाप्त होता है। सेशन की PDF ओनली IAS के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहां से आप इसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
ओनली एस नथिंग एल्स सर्च भी किया जा सकता है सिंपली। आसान काम है। मुझे उम्मीद है सभी लोगों ने ऑलमोस्ट ज्वाइन कर ही रखा होगा टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।